आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बंगाल से उठा सियासी तूफान महाराष्ट्र होते हुए अब यूपी भी पहुंचने वाला है। ये दावा योगी सरकार के मंत्री और सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है। राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि महाराष्ट्र, बंगाल छोड़िए, पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है। राजभर के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर सपा में विभाजन होता है तो विपक्षी महागठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। अभी आपने देखा कि लोकसभा के अंदर माननीय रामगोपाल जी ने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया गोपनीय, और पत्र देकर के उन्होंने ये नहीं खोल के बताया कि इस पत्र में मैं क्या दे रहा हूं। दो लोग पत्र लिए, दोनों हाथ में दबाए और ये मुस्कुराते हुए चल दिए। और वहीं खनन सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है, सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम। गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। तो वो देख लीजिएगा, आपके सामने मैं कह रहा हूं कि जो हश्र बंगाल में हुआ है टीएमसी का, दूसरा हश्र हो रहा है महाराष्ट्र में शिवसेना का, वही हश्र यहां समाजवादी पार्टी जो चिट्ठी दिए हैं उसमें उन्होंने सूची बना के दिया होगा कि ये इन लोगों से संपर्क करिए, ये लोग आपके साथ चले जाएंगे। बड़ी टूटन समाजवादी पार्टी में इनके सांसद टूटने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। वहीं ओम प्रकाश राजभर के दावों का जवाब अखिलेश यादव ने दिया। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। और इसी पर देवेंद्र पराशर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। देवेंद्र, कितनी सच्चाई, कितना सीरियस ये दावा है? दिल्ली में क्या खबर चल रही है इस पर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने जो एक कागज वाली बात कही वो तो एकदम से आप मान के चलिए कि वो बेसिर पैर वाली बात है कि उस कागज पर वो नाम लेके रामगोपाल यादव और गृह मंत्री अमित शाह को ऐसे देंगे। सांसद मंत्रियों को कई बार कई सारी चीजें रिक्वेस्ट के तौर पे जो आवेदन देना होता है, पार्लियामेंट हाउस जब चल रहा होता है तो वहां भी ये पहुंचाते रहते, वो दिया जाता रहा है। अगर इस तरह का नाम कुछ देना होगा तो उसके लिए दूसरे लोग हैं, दूसरे तरीके हैं। उसमें ये नहीं होगा कि पब्लिकली कैमरे के सामने जहां रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें रामगोपाल जी कोई चिट्ठी दे, अमित शाह जी उसको लें, निश्चित तौर पर वो चीज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के कई सांसद जरूर ऐसे हैं जो कि ये चाहेंगे कि अगर उनको बीजेपी के तरफ से कुछ ऐसा दिखे तो पाला बदल में उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे नेता, कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो कि बीजेपी से ही वहां पे गए हुए हैं। जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो आगे वो फिर से उनको ज्यादा सिक्योर्ड पॉलिटिकल स्पेस उनको बीजेपी में नजर आएगा। तो वो सारी चीजें तो रहेंगी, और खासतौर पर तब जब नंबर्स का जुगाड़ करना हो तो उसके लिए फ्लोर मैनेजमेंट के तौर पर बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। बीजेपी जरूर ये कोशिश करेगी कि किसी तरीके से या तो
तो समाजवादी पार्टी उस स्टैंड को समझे, उनके सांसद उस स्टैंड को समझे। मतलब अगर पार्टी के तौर पर अखिलेश यादव समझ जाए, जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि पिछली बार भी जब ये बिल आया था तो वहां पर सपोर्ट मांगा गया था, हाउस के अंदर मांगा गया था, वो मांगा जाएगा। अगर वैसा नहीं रहा तो फिर उन सांसदों की समझाने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि नंबर्स तो बीजेपी जरूर अरेंज करना चाहेगी और वहां पर एक खतरा रहेगा। हाँ, चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही है यूपी में। आज जो ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा है, इससे पहले भी आप देखें तो कुछ बीजेपी के बड़े नेता भी इस तरह के दावे करते हैं, लेकिन वो बहुत शुरुआती सिम्टम समझ में आता है, उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया हो अभी तक ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन इस बात से सीधे सीधे इनकार भी नहीं किया जा सकता, खासतौर पर तब जब बंगाल का उदाहरण आपके सामने है, महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है। समाजवादी पार्टी में एक चीज जरूर है कि जैसे 4 सांसद तो उनके अपने परिवार के हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता उनके टूटने का। इसके अलावा जो मुस्लिम सांसद है वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे, तो उस कंडीशन में वो बफर तो उनके पास रहेगा। बाकी सांसदों का न जाने वो क्या नजरिया रहे, कौन क्या करेगा, ये सब सारी चीजें अभी देखने वाली बात होगी। देवेंद्र, आप कह रहे हैं कि कुछ सांसद ऐसे हैं जो तैयार बैठे हैं कि अगर बीजेपी की तरफ से कुछ भी ऐसा आता है, तो ऑफर आता है, तो वो बीजेपी या फिर मतलब अलग होने के लिए तैयार बैठे हैं। कौन कौन से हो सकते हैं ये सांसद? क्या कुछ नाम आप जिक्र कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते कि आप जब तक उन सांसदों के बारे में हम लोग जैसे जो देख रहे हैं, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, और सीधे आप रिकॉर्ड पे आके उस नाम को बोले कि हाँ ये सांसद पाला बदलने जा रहे हैं, तब तक ये नहीं होगा जब तक वो चीज़ें उस रूप में नजर ना आ जाएं। और वो अंतिम 2-3 दिन में ही वो चीज़ें उस लेवल पे आती हैं ताकि नाम शेयर किया जा सके। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो कि इस बिल पर साथ रहना चाहेंगे, और अगर बीजेपी के किसी तरीके से उनको साथ दिखना हो, एनडीए के साथ दिखना हो, तो वो इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हो सकता है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी में ऐसी टूट है हो सकती है, जैसे ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे हैं, जैसे देवेंद्र भी कह रहे हैं कि कुछ सांसद ऐसे हैं जो तैयार बैठे हैं अगर बीजेपी की तरफ से इस तरीके का ऑफर आता है। वहीं अब बात अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की, जिसकी एसआईटी आज लगातार तीसरे दिन जांच कर रही है। चढ़ावा चोरी में शामिल लोगों से पूछताछ हो रही है। इस मामले में जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया है वो है टिन्नू यादव उर्फ रामशंकर यादव का। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव कुछ साल पहले तक ऑटो चलाता, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद उसकी किस्मत जिस तरीके से बदली और जिस तरह वो आलीशान मकानों और महंगी गाड़ियों का मालिक बन गया, आखिर रातों रात वो धन कुबेर कैसे बन गया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले में टिन्नू यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। टिन्नू ने वीडियो जारी कर सफाई दी है कि अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने खारिज किए और ये कहा कि उसने अपनी मेहनत से ये कमाई अर्जित की है। मेरे पास इतना पैसा कहां से आया इसके बारे में बता रहा हूं। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया। हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं। सारा इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में किस किस का क्या क्या रोल है, चढ़ावा चोरी में कितने किरदार शामिल थे और किसकी क्या जिम्मेदारी थी, एसआईटी ये सब पता लगा रही है। 10 या 20 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा कर्मचारी एसआईटी के रडार पर है और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और सेवादारों से लगातार पूछताछ की जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और मंदिर व्यवस्थापक गोपाल राय से एसआईटी सवाल जवाब कर चुकी है। अब ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की तैयारी है। मामले में अब तक 3 शिकायतें अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में दर्ज करवाई गई हैं। करणी सेना और कांग्रेस ने चढ़ावा चोरी के मामले में जांच की तहरीर दी है, जबकि तीसरी शिकायत धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे की तरफ से की गई है। वहीं राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लिए धर्म का मतलब है धन। उन्होंने सीसीटीवी का मतलब चंदा चोरी बताया। धर्म का मतलब धन है, और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे, और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से
क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं। और इसी पर पवन आरा अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, इस वक्त क्या अपडेट है एसआईटी जांच को लेकर? बिल्कुल, एसआईटी की जांच चल रही है। आज जो मुख्य आरोपी है जिसका आपने जिक्र किया, बयान सुनवाया, उससे भी पूछताछ की गई है। कुल मिलाकर 40 ऐसे कर्मचारी हैं जिनमें से 12 बैंक कर्मचारी हैं, 12 जो सेवक के तौर पर नोट गिनती का काम करते थे वो हैं, बाकी एक प्राइवेट एजेंसी से हायर किए गए लोग हैं जिनके पास जिम्मेदारी थी इस पूरे पैसे को गिनने की। एसआईटी अब न सिर्फ इन सब से पूछताछ कर रही है बल्कि जो जो किरदार हैं उनके डिजिटल ट्रांजैक्शन फुटप्रिंट को भी खंगाला जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मल्टीटास्किंग पर्सनल के तौर पर जो सेवादार यहां नियुक्त किए गए थे वो तय नहीं है। कहने के लिए जरूरी नहीं कि सब वहां गिनती पे हों, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस गिनती में शामिल किए जाते थे और वो सेवादार का एक डेजिग्नेशन रखते हैं। तो कुल मिलाकर कितना चंदा आया, किस तरह से गिनती हुई, मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या थी, क्या गड्डियों की संख्या ज्यादा थी या गड्डियों को गिनते वक्त 100 की जगह ज्यादा नोट रख के गड्डियों की एंट्री मैनिपुलेट की गई, वो सब जांच का विषय है। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो एक्सपोज हुई है वो ये है कि राम मंदिर ट्रस्ट के ऑपरेशन में पारदर्शिता की कमी है। कितने एम्प्लॉयज हैं, कौन कॉन्ट्रैक्ट पर है, कौन रेगुलर है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 1000 से ज्यादा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन कैसे हुआ ये सार्वजनिक नहीं है। ज्यादातर पुराने अनुभव के आधार पर रिकमेंडेशन पर सिलेक्ट हुए हैं और यहीं से सारी गड़बड़ की शुरुआत हुई। पवन, कल भी कई घंटों तक पूछताछ हुई, चाहे वो चंपत राय हो या बाकी के जो मंदिर से जुड़े मुख्य लोग हैं, क्या आज भी उनसे पूछताछ की जानी है? और इसके अलावा और कौन कौन से नए किरदार इस पे, चाहे टिन्नू यादव तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और कौन कौन से नए किरदार इस पे और सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, टिल्लू यादव तो हैं। कुछ नाम मैं आपको और बताना चाहता हूं जो इस पूरी जांच के दायरे में है, जहां एक जगह 10 लाख रुपए भी मिले थे। एक शख्स हैं केडी तिवारी, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी ज्वेलरी को हैंडल करने की, यानी अगर दान पात्र में कोई ज्वेलरी मिलती है, बताया जा रहा है कि दान पात्र से कैश का तो हिसाब है, लेकिन ज्वेलरी अगर किसी ने कोई आभूषण डाल दिया तो उसका हिसाब नहीं है। इसके अलावा एक किरदार है राजेश पाठक, वो भी गिनती वाली जो 40 कर्मचारियों की सूची है उसमें शामिल है। अनुकल्प मिश्रा हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। लवकुश हैं, जिनके घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है। बड़ी बात यह है कि अभी तक एसआईटी की जांच चल रही है, जांच सभी कर्मचारियों पे चल रही है, सीसीटीवी पूरे प्रोसेस पे चल रही है, लेकिन बाहर कुछ नहीं आ रहा है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 7 दिन में देनी है। पुलिस इस मामले में अभी तक इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं उतरी है क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, 3 शिकायत हुई है। यानी इस पूरे मामले में अभी तक स्पष्ट तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है कि जांच आखिर पहुंची तो कितनी आगे पहुंची, और कोई बताने वाला नहीं है। हम तीर्थपुरम भी गए, जहां चंपत राय का ऑफिस है, बैठते हैं, वहां भी गए। मंदिर के अंदर एसआईटी की टीम है जहां मीडिया जा नहीं सकता। तो जांच क्या है, 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन बाद पहली कोई, बिल्कुल 3 दिन बाद इनिशियल रिपोर्ट दी जानी है और उसके बाद 15 दिन के बाद एक फाइनल रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से सबमिट की जानी है। और जिस तरीके से पवन बता रहे हैं कि 50 कर्मचारी इस वक्त रडार पर है, जो भी इस वक्त मंदिर के ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जो भी इस वक्त मंदिर के जिस तरीके से मंदिर का कामकाज चलता था उसमें जुड़ा हुआ है, उससे पूछताछ हो रही है और ये तीसरा दिन है। पवन, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात एक जिस पर कोई भी अभी स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, कह रहा है, यहां पर एक कहा है कि राम फैसला करेंगे,
लेकिन सवाल यह है कि जिनके ऊपर इस पूरी व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी थी, यानी जो कमेटियां बनी हैं उसमें एक आर्थिक कमेटी है, एक ऑडिट कमेटी है, उन दोनों के बीच तालमेल नहीं था और यहां शक्तियां चंपत राय पर केंद्रित नजर आई। उनका वचन ही अंतिम वचन था और उनको कोई चुनौती नहीं दे पाया। हमारे सूत्र बताते हैं कि जो एक लेखा अधिकारी थे, यहां काउंटिंग के जिम्मेदार थे, उन्होंने 2022 में एक संत प्रतिनिधि जो कि ट्रस्ट के मेंबर हैं, उनको जाकर बताया था कि चंदे की चोरी हो रही है। उन्होंने भक्ति भाव में कहा कि राम फैसला करेंगे। वो बात अलग है कि राम का फैसला होने में 26 आ गया, चंदे की चोरी जारी रही। अब देखना होगा कि एसआईटी फैसला करेगी, पुलिस जांच करेगी, या फिर एक बार फिर राम के भरोसे करना पड़ेगा, क्योंकि राम मंदिर के लिए इतने सालों का इंतजार किया है, तो राम मंदिर के चंदे चोरी के लिए कितनी देर राम के फैसले का इंतजार करना होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल पवन, कई सवाल खड़े होते हैं। लैक कहीं ना कहीं तो था, अगर जानकारी दी गई तो फिर पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की गई, क्यों किसी तरीके का कदम नहीं उठाया गया, और मामला इतना बढ़ता गया कि अब 2026 हो गया और इस तरीके का बड़ा घोटाला सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए।